हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज हाइड्रोलिक्स के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रियल फ्लूइड्स के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और मैंने आपको न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन बताया था, मैंने उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको बताया था कि कैसे हम फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बताया था, उसका एसआई यूनिट को डिस्कस किए थे हम। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है और उसका एसआई यूनिट कैसे हम डील करते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को वो वीडियो लेक्चर देखना है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर ही है, उसे आप जाके देख सकते हैं। नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उस सवाल का जवाब भी आप लोगों को दूंगा। तो चलिए, मेरा सवाल क्या है आप थोड़ा समझिएगा। मेरा सवाल है रिलेटेड टू विस्कोसिटी। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेल्सियस, एट 1 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है। ठीक है, यहां मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, आप लोगों को इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, इसलिए आप लोग मुझे क्या करेंगे, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब दूंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और सीखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से ये बताया था कि जो आपके रियल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, रियल फ्लूइड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, अब ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है? अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो बहुत इजीली मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, देखिए यहां पर जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे थे वो फ्लूइड्स क्या थे, हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स थे। तो मैं इजीली ये कह सकता हूं कि द फ्लूइड्स, चलिए मैं इसको लिख के भी बता देता हूं, द फ्लूइड्स विच डू नॉट फॉलो, द फ्लूइड्स विच डू नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी are known as non-Newtonian fluids। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को जो इक्वेशन गवर्न करता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में वो इक्वेशन जो इसे गवर्न करता है। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, यानी कि du by dy। और जब मैंने ये इसको इक्वालिटी साइन किया और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटा तो ये इसमें की वैल्यू क्या आ गई, म्यू du by dy। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर जो गवर्निंग इक्वेशन होता है हमारा, वहां पर जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टाउ इज इक्वल टू a इंटू du by dy टू द पावर n प्लस b। ये जो आपका इक्वेशन होता है यही मेन गवर्निंग इक्वेशन होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, और दूसरी चीज जो उनका गवर्निंग इक्वेशन होता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड के गवर्निंग इक्वेशन से अलग होता है। अब यहां पर कुछ चीजें ऑब्वियस है जो रहेंगी, वो क्या है कि ये जो टाउ है ये आपका होता है शियर स्ट्रेस, ये आपका होता है शियर स्ट्रेस, और जो du by dy है ये आपका होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये आपका होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, n जो होता है यहाँ पे, n इसके पावर में होता है। ठीक है, n इसके पावर में होता है, और जो यहां पर a और b है, यहां पर जो a और b है ये कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, a और b जो होते हैं ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स
ठीक है, एंड देयर कंडीशन ऑफ फ्लो, एंड देयर कंडीशन ऑफ फ्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा हर कीमत में। ठीक है, डेफिनेशन, गवर्निंग इक्वेशन और ये वैल्यूज याद रखेंगे। ए और बी की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये डिपेंड करती है, ये चेंज करती है डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए और डिफरेंट कंडीशन ऑफ फ्लो के लिए भी ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, नाउ यहां पर जो आपका, मैंने आप लोगों को यहां पर डेफिनेशन लिखा दिया, आप क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, गवर्निंग इक्वेशन को भी आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं और अच्छे से आपको डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, ओके चलिए। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि जो आपका शियर स्ट्रेस होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वो होता है A इंटू du/dy टू द पावर n प्लस b। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपने लिख लिया। ओके, नाउ अब मैं इसको क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, अब मैं इसको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड के जो फॉर्मूला है उससे थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं फ्रेंड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, आपका जो टाउ होता है वो होता है म्यू du/dy। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो अगर आप थोड़ा यहां ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर जो ए की वैल्यू है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, ए की वैल्यू वो क्या है, ए की वैल्यू यहां पे है डायनामिक विस्कोसिटी म्यू। और अगर आप यहां पे देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं टू द पावर 0 प्लस 1, सॉरी टू द पावर 1, सॉरी ये होगा 1। ठीक है, और यहां पे होगा आपका 0। ठीक, सो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर जो n की वैल्यू है, यहां पे जो n की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1, और जो ये इंटरसेप्ट b है, ठीक है, ये जो b है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन करेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए अगर गवर्निंग इक्वेशन ये है तो वहां पर a की वैल्यू, n की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए अगर आपने इसको भी समझ लिया तो अगला समझने में आपको और आसानी होगी। वो क्या मैं समझा रहा हूं, चलिए देखते हैं। थोड़ा यहां ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप्स के होते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी आपके कैसे होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है आपका ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो पहला होता है फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक वो फ्लूइड्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम्स होते हैं और एक वो फ्लूइड होते हैं जो टाइम के डिपेंडेंट होते हैं। एक वो फ्लूइड होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ओके चलिए। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ फ्लूइड्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और कुछ फ्लूइड्स है जो टाइम के डिपेंडेंट है, तो वो कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, तो चलिए मैं उसको लिखा देता हूं। जो पहला होगा वो होगा आपका डाइलेटेंट फ्लूइड। जो पहला होगा वो आपका क्या होगा, डाइलेटेंट फ्लूइड। जो दूसरा होगा वो आपका क्या होगा, सूडोप्लास्टिक। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम में जो पहला एग्जांपल होगा वो होगा डाइलेटेंट फ्लूइड का, दूसरा होगा सूडोप्लास्टिक का, और तीसरा होगा आपका बिंघम प्लास्टिक। तीसरा होगा आपका बिंघम प्लास्टिक। तो ये जो तीन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, ये जो तीन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं। अब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम में हम किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सब कुछ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और जो आपके टाइम डिपेंडेंट न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उनमें दो एग्जांपल होते हैं आपके। एक होता है आपका रियोप्लास्टिक, एक होता है आपका रियोप्लास्टिक और दूसरा होता है आपका थिक्सोट्रोपिक। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप बस इसमें ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे यहां 4 फ्लूइड के ऑप्शन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी जेईई में आपसे कहा जाता है डाइलेटेंट फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, और एसएससी में ये पूछा जाता है कि इन चारों फ्लूइड्स में से कौन से फ्लूइड आपके टाइम डिपेंडेंट होंगे, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है उसको, थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी।
अब यहां पर जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे पूछा जाता है वो थ्रू ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब एक ग्राफ बताता हूं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। ओके, देखिए यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन है, टाउ इज इक्वल टू ए डी बाई डी वाई टू दी पावर n प्लस, ठीक है। सो यहां पर क्या हो सकता है, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, अगर मैं टाउ को लिखूं y, ये a कांस्टेंट है, और डी बाई डी वाई को मैं लिखूं x, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो ग्राफ के फॉर्म में जो ये टाउ है, ये टाउ मेरा कहां लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेगा, और जो ये मेरा डी बाई डी वाई यानी कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, वो मेरा कहां पे, किस एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। तो चलिए इस पे मैं एक क्या करता हूं, एक ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, एक ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस ग्राफ को, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये ग्राफ आप समझ गए, अगर ये ग्राफ आप समझ गए, तो श्योर शॉट न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से आया हुआ कोई भी सवाल आप बना देंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये हमारा y एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस होता है। y एक्सिस में मैंने क्या किया, मैंने यहां पे किया शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टाउ से डिनोट कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। और यहां x एक्सिस पे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन यानी कि यहां पे क्या है, डी बाई डी वाई इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द डायरेक्शन पॉजिटिव टू x एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं 6 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स है, टोटल 5 नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स और एक न्यूटोनियन फ्लूइड, उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पर मैंने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझा रहा हूं, ये आपका है वैल्यू ऑफ इनिशियल स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको फ्रेंड्स, ठीक। अब यहां पर ये जो मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन क्या होगा, 0,0। 0,0 का मतलब ये है कि एट दिस पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट है, यहां पे द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन दोनों क्या होगी, दोनों 0 होगी। अगर मैं सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की तो कुछ वैल्यू होगी, पर वहां पे शेयर स्ट्रेस की कितनी वैल्यू होगी फ्रेंड्स, 0। मतलब इस एक्सिस में टाउ की वैल्यू कितनी है, 0, और इस एक्सिस में डी बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, इस एक्सिस में डी बाई डी वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री है ये, बेसिक आपका सॉरी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो मैंने फ्लूइड्स के नाम दिए, मैं फ्लूइड्स के नाम आप लोगों को बता देता हूं। जो ये पहला कर्व है, ये वाला फर्स्ट कर्व, ये होता है फ्रेंड्स आपका डाइलेटेंट फ्लूइड। ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, डाइलेटेंट फ्लूइड। जो दूसरा ये वाला कर्व है फ्रेंड्स, ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का। ये क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड। दूसरा आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। तीसरा जो होता है फ्रेंड्स आपका, ये क्या होता है, सूडो प्लास्टिक। ये क्या होता है, सूडो प्लास्टिक। उसके बाद जो ये वाला फ्रेंड्स होता है, ये कर्व 4 जो है, ये आपका होता है रियो प्लास्टिक, रियो प्लास्टिक, ठीक है। ये जो होता है, ये आपका होता है बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला जो आपका कर्व है, ये कौन से फ्लूइड को डिनोट करता है, ये आपको डिनोट करता है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, ठीक है। आपको अगर ये नाम याद हो गए, अगर आपको ये नाम याद हो गए, तो यहां पर जो गवर्निंग इक्वेशन है, देखिए ये याद करना क्यों ही जरूरी है, ये याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एसएससी जेईई में क्या होता है, आपको फ्लूइड के नाम पूछकर
जो मेन गवर्निंग इक्वेशन है उसमें ए, एन और बी की वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ठीक है, आपका मेन गवर्निंग इक्वेशन क्या है? गवर्निंग इक्वेशन है आपका ए डी बाई डी वाई टू दी पावर एन प्लस बी, यही आपकी वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं किसी लाइन के लिए एक इक्वेशन डिफाइन करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं किसी लाइन के लिए एक इक्वेशन डिफाइन करता हूं, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, तो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो सी होता है फ्रेंड्स, ये जो सी होता है ये क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, एम क्या होता है? एम कांस्टेंट होता है, वाई एक्सिस में ये वाई, एक्स इसको डिनोट करता है, एम एक कांस्टेंट होता है, और सी क्या होता है फ्रेंड्स? सी होता है आपका इंटरसेप्ट, और वो इंटरसेप्ट कौन सा होता है? वो यही इंटरसेप्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, सो अगर मैं इस गवर्निंग इक्वेशन के बेसिस पे यहां पर मैं आपको बताना चाहूं, तो ध्यान से समझिएगा, जो डायलेटेंट फ्लूइड है, डायलेटेंट फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड सूडोप्लास्टिक के लिए कोई भी इनिशियल इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है। बहुत ध्यान से समझिए, आप इस कर्व को देखिए ध्यान से, इन तीन फ्लूइड के लिए कोई भी शुरू में इंटरसेप्ट है क्या? नहीं है। तो अगर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है तो इन तीनों फ्लूइड के लिए जो बी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए मैं इस चीज को और थोड़ा क्लियर करता हूं, आई होप इससे बड़ा डायग्राम तो यहां पे नहीं बना सकता, पर थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर इनिशियल इंटरसेप्ट में देखिए, इनिशियल इस कर्व में जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। ठीक है, यहां पे कोई भी इनिशियल इंटरसेप्ट इन तीन कर्व्स के लिए नहीं है, तो यहां पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बी की वैल्यू क्या है? 0 है। लेकिन इन तीन फ्लूइड के लिए, रियोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक के लिए, आप ये लिख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि कुछ इनिशियल इंटरसेप्ट है इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल स्ट्रेस, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा डार्क हो गया पेन, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक आप समझ सकते हैं, जो भी अपराइजिंग कर्व होगा आपका, ये जो आपका अपराइजिंग कर्व होगा, ठीक है, जितने भी अपराइजिंग कर्व होंगे वहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अपराइजिंग कर्व कौन सा है? डायलेटेंट फ्लूइड का। और कौन सा फ्लूइड है आपका? रियोप्लास्टिक। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1 हो गई? क्योंकि ये अपराइजिंग कर्व है। ये कैसा है? अपराइजिंग कर्व। ठीक है, और जहां पे डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व मतलब जहां पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, टाइम जो आपका जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ जो आपका ये कर्व है जैसे जैसे वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि जिसका स्लोप कम हो रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? n इज लेस देन 1। और यहां पर भी आप क्या लिख सकते हैं? n इज लेस देन 1। ठीक है, इजी है कि नहीं है? जहां पर भी अपराइजिंग कर्व है, यानी कि स्लोप जहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो किसके लिए इंक्रीज हो रहा है? डायलेटेंट फ्लूइड और रियोप्लास्टिक के लिए। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। और यहां पर क्या हो जाएगी? n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। लेकिन जहां पर भी आपका कर्व डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, डिक्लाइनिंग कर्व है, वहां पर आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जहां पर ये कांस्टेंट लाइन है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे कांस्टेंट लाइन है, किसके लिए है? न्यूटोनियन फ्लूइड एंड बिंगम प्लास्टिक के लिए। तो वहां पर n की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। वहां पे n की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ये समझाया था कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड का जो इक्वेशन होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी या नहीं थी? थी ना। तो बिल्कुल यही चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए a की वैल्यू म्यू होती है, n की वैल्यू डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अपराइजिंग के लिए ग्रेटर देन 1, डिक्लाइनिंग कर्व के लिए लेस देन 1, कांस्टेंट स्लोप के लिए इक्वल टू 1। और b की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? अगर इनिशियल इंटरसेप्ट, यहां पे इन तीन फ्लूइड के लिए b की वैल्यू 0 और यहां पे क्या है? नॉन जीरो। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
एक दो बार इससे रिलेटेड ये सवाल आए हैं कि एग्जांपल्स आपसे पूछे गए हैं कि थिक्सोट्रॉपिक के एग्जांपल क्या है, डायलेटेंट के एग्जांपल क्या है। तो वो क्या है कि मैं जब आपको रिवीजन क्लासेस होंगी तो एक पूरा टेबल फॉर्म में मैं विथ एग्जांपल्स इन सारे फ्लूइड्स के एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेन इंक की बात करूं, जिस इंक से मैं लिख रहा हूं, तो ये भी तो एक तरह का फ्लूइड है। तो वो फ्लूइड क्या होता है, वो थिक्सोट्रॉपिक में आता है। ठीक है, अगर आप पेंट स्केचअप की बात करें या सिंपल अगर आप शुगर सॉल्यूशन की बात करें, स्टार्च सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो डायलेटेंट फ्लूइड में आता है। अगर आप ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड की बात करें तो सूडोप्लास्टिक में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, टेबुलर फॉर्म में मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जी सेवियर सिविल मैकेनिकल जेईई स्टडी का, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ क्वेश्चंस जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ फॉर्म आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे। तो बहुत ध्यान से उसको आप क्या करेंगे, उसको आप ज्वाइन करेंगे और यहां पे रेगुलरली मेंटेन रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, नाउ यहां पर एक और चीज है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। यहां पर एक और चीज है, इसको मैं मिटाता नहीं हूं। ये y है, ये टाउ था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये इनिशियल इंटरसेप्ट था, ये हो गया इनिशियल स्ट्रेस। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, एक फ्लूइड होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, एक फ्लूइड होता है जिसे हम आइडल फ्लूइड भी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आइडल फ्लूइड में क्या होता है, आइडल फ्लूइड में किसी भी तरह की विस्कोसिटी नहीं आती। अगर आइडल फ्लूइड में किसी भी तरह की विस्कोसिटी नहीं आ रही है, अगर विस्कोसिटी जीरो है, अगर मैं आइडल फ्लूइड की बात करूं, तो वहां पर म्यू की वैल्यू जीरो है। और अगर कहीं पर भी म्यू की वैल्यू जीरो हो गई है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस होता है म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, म्यू डी यू बाई डी वाई, यानी कि ये म्यू का जो फैक्टर है अगर ये जीरो हो गया तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो ही हो जाती है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो कौन से एक्सिस में हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो रही है आपके एक्स एक्सिस में। तो यहां पर टोटल सिर्फ 6 फ्लूइड को ही हम इस ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, हम यहां पे 7 फ्लूइड कर सकते हैं, एंड द 7th फ्लूइड विल बी आइडियल फ्लूइड। बहुत ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत कम जगह बताई जाती हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ग्राफ में जो आपकी आइडल फ्लूइड होती है वो कौन से एक्सिस में प्लॉट की जाती है, द आंसर विल बी एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब यहां पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की कुछ वैल्यू है, पर यहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द आइडल फ्लूइड या रिप्रेजेंट द आइडल फ्लूइड। ठीक है, सो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, उसका गवर्निंग इक्वेशन बताया, इक्वेशन को मैंने आप लोगों को समझाया, उसके बाद मैंने ये 6 फ्लूइड्स के बारे में बताया, कौन से टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स होते हैं, कौन से टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स नहीं होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आइडल फ्लूइड आप कैसे एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे एक और चीज समझते हैं हम लोग, एकदम बेसिक सा, वो क्या, देखिए जो डायलेटेंट फ्लूइड होता है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी विस्कोसिटी, जो शियर स्ट्रेस है इंक्रीज हो रहा है एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देखिए शियर स्ट्रेस, जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। यहां पर देखिए सूडोप्लास्टिक के लिए भी अगर आप देखेंगे तो सूडोप्लास्टिक के लिए जो आपका शियर स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे शियर स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है। देखिए अपराइजिंग कर्व और डिक्लाइनिंग कर्व, अपराइजिंग कर्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो डायलेटेंट फ्लूइड है यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है एज du by dy इंक्रीजेस, और यहां पर जैसे जैसे du by dy इंक्रीज हो रहा है शियर स्ट्रेस की वैल्यू घटते जा रही है। मतलब अगर मैं इसको फर्दर प्लॉट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, एक समय के बाद ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। और ये कैसा, ये देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं, टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, नाउ यहां पर जो आपके रियोप्लास्टिक है और थिक्सोट्रॉपिक है, यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखिएगा कि रियोप्लास्टिक में, चलिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, रियोप्लास्टिक, बहुत ध्यान से समझिएगा, रियोप्लास्टिक, ठीक है, रियोप्लास्टिक में टाइम के साथ एज द टाइम इंक्रीजेस,
ठीक है, यहाँ पे टाइम वाला मतलब स्मॉल टी, कैपिटल टी जो होता है वो हम टेम्परेचर के लिए डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर जो टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, रियोप्लास्टिक की जो विस्कोसिटी होती है, जो शियर स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज आप एकदम ध्यान रखेंगे कि टाइम के साथ साथ रियोप्लास्टिक का जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और थिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है फ्रेंड्स, थिक्सोट्रॉपिक में आपका टाइम के साथ साथ जैसे टाइम इंक्रीज होता है, आपका विस्कोसिटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एज द टाइम इंक्रीजेस फॉर रियोप्लास्टिक द वैल्यू ऑफ म्यू डिक्रीजेस, एंड फॉर थिक्सोट्रॉपिक एज द टाइम इंक्रीजेस, ठीक है, यहां स्मॉल टी लिख देता हूं, एज द टाइम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और यहां पर जो आपका लास्ट में बचा है आपका बिंगम प्लास्टिक, तो बिंगम प्लास्टिक का ये डेफिनेशन होता है कि इनिशियली वो एज अ सॉलिड बिहेव करता है। इनिशियल फेज में जो बिंगम प्लास्टिक होता है आपका, वो कैसे बिहेव करता है, एज सॉलिड बिहेव करता है। और जैसे जैसे इसमें शियर जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ता है, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता है, ये क्या हो जाता है, विस्कस फ्लूइड में बदल जाता है। ये क्या हो जाता है, विस्कस फ्लूइड में बदल जाता है। जैसे जैसे स्ट्रेस, जब इनिशियली लो स्ट्रेस में ये एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है, ये विस्कस फ्लूइड की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, बट आपको इतना सारा दिमाग में नहीं रखना है, मैं जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मैंने ये समझा दिया। आपको यहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन है, और उस गवर्निंग इक्वेशन के हिसाब से ए, एन और बी की जो वैल्यू है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के लिए, वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब यहां पर जो मैंने सवाल आप लोगों से पूछा था, ठीक है, उस सवाल का जवाब आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। चलिए देखते हैं मेरा सवाल क्या था। मेरा सवाल था फ्रेंड्स आप लोगों से कि 1 डिग्री सेल्सियस में, एट 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस में वाटर की जो वैल्यू होती है, वाटर की जो विस्कोसिटी की वैल्यू होती है, वाटर की जो विस्कोसिटी की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 1 पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा हमेशा, एट 1 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 पॉइंट। और 1 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 1 पॉइंट का मतलब, एक सेकंड, यहां पे मेरे को कट करवाना पड़ेगा, गलत बता दिया मैं, इसको मैं कटवाऊंगा बाद में। ओके, तो चलिए यहां पे मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि एट 1 डिग्री सेल्सियस जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है। तो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है एट 1 डिग्री सेल्सियस वो कितनी होती है, 1 सेंटीपोइस होती है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस में वाटर की विस्कोसिटी की वैल्यू, यहां वाटर की किसकी वैल्यू को बता रहा हूं मैं, विस्कोसिटी की वैल्यू। ठीक है, विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 सेंटीपोइस। और 1 सेंटीपोइस कितना होगा, 10 टू द पावर -2 पॉइंट्स। ठीक है, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर से अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। हर वीडियो लेक्चर के शुरू में मैं आप लोगों से ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगा और लास्ट में मैं उसके क्या कराऊंगा, आपको सॉल्यूशंस भी बताया करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।